और अब बात करते हैं देवभूमि की खबरों की। तो सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्यसभा सांसद के लिए आज नामांकन होगा। बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। 20 फरवरी तक नाम वापसी और 27 फरवरी को मतदान होना है। तो राज्यसभा की तरफ से आज नामांकन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद के लिए आज नामांकन होगा। बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके लिए शुक्रिया पहले ही महेंद्र भट्ट ने किया था। नामांकन में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। 20 फरवरी तक नामांकन वापसी और फिर 27 फरवरी को मतदान होना है। तो एक एक कर हर एक जगह से, हर एक राज्य से राज्यसभा के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है और महेंद्र भट्ट आज अपना नामांकन भरेंगे। बातचीत करने के लिए देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आज महेंद्र भट्ट अपना राज्यसभा के लिए नामांकन भरने वाले हैं। कितने बजे वो ऑफिस पहुंचेंगे, कौन कौन लोग उनके साथ होंगे, और महेंद्र भट्ट ने पहले ही शुक्रिया बीजेपी का किया था, उनको लेकर किस तरह के समीकरण की बात हो रही है? बिल्कुल नीलू, क्योंकि अनिल बलूनी जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, उनका कार्यकाल कुछ समय बाद समाप्त होने जा रहा है, जिसको लेकर राज्यसभा की जो सीट है उस पर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नामांकन होना है, क्योंकि हाईकमान ने जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे उत्तराखंड के अभी हैं महेंद्र भट्ट, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है और उनको राज्यसभा सीट का उम्मीदवार घोषित किया। आज नामांकन होना है विधानसभा में। करीब 11:30 बजे महेंद्र भट्ट वहाँ पहुँचेंगे विधानसभा में, और उनके साथ प्रभारी जो दुष्यंत गौतम है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम जो मंत्री और विधायक हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज नामांकन होना है। नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो जाएगी और ये भी माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट जो राज्यसभा पहुंचेंगे, क्योंकि 70 सीटें उत्तराखंड में विधानसभा की हैं और जिसमें 47 सीट बीजेपी के पास है, यानी कि पूर्ण बहुमत भी इस समय बीजेपी के पास है। तो जिस कारण ये भी माना जाना तय है कि महेंद्र भट्ट आने वाले दिनों में राज्यसभा सांसद जाएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जानकारी देने के लिए। और आज चमोली दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। गौचर में रोड शो करेंगे सीएम धामी। करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी यहां से मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा, साथ ही करोड़ों की कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। नंदा गौरा महोत्सव में सीएम धामी शिरकत भी करने वाले हैं। लगभग 12,000 महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो गौचर में रहने वाले चमोली दौरे पर है और सीएम धामी गौचर में रोड शो करेंगे। सीएम धामी करोड़ों के विकास योजनाओं की सौगात भी यहां के लोगों को देने वाले हैं। करोड़ों की कई योजनाएं ऐसी हैं जिसका शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ नंदा गौरा महोत्सव में सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं, जिसमें लगभग 12,000 महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करेगी। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या जा सकते हैं और उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी होगी। पूरी कैबिनेट के साथ भगवान रामलला के दर्शन करेंगे सीएम धामी। पहले 2 फरवरी को कार्यक्रम तय हुआ था, मगर इसे बदला गया और अब 20 फरवरी को सीएम धामी अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। 2 फरवरी के लिए इसलिए टला था, कहा यह जा रहा था भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए अपील की गई थी नेताओं से कि वो ना खुद आए और ना ही इस तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन करे जिसमें उनकी पूरी कैबिनेट हो, इसीलिए उसे टालकर पीछे किया गया है। अब बताया जा रहा है कि हो सकता है 20 फरवरी को धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करें। और देहरादून में बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 14 फैसलों पर मुहर लग गई। बहुप्रतीक्षित आबकारी पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसमें रेवेन्यू टारगेट बढ़ाकर 4,444 करोड़ कर दिया गया है और पहाड़ों में शराब की फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा दुकान के साथ उप दुकानें खोली जा सकेंगी और पहाड़ों में भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब की बिक्री की जा सकेगी। शराब नीति में बड़ा फैसला थोक बिक्री को लेकर लिया गया है, जिसमें अब शराब कंपनियां सीधे दुकानदारों को बिक्री नहीं करेगी, बल्कि एक शख्स को थोक बिक्री के लिए तय किया जाएगा और फिर उसके जरिए दुकानों तक शराब पहुंचाई जाएगी।
जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा विधानसभा का बजट सेशन देहरादून में ही आयोजित कराने का फैसला ले लिया गया है। केंद्र की उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना 2024 को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें राज्य के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को विस्तार दिया जाएगा। ITI में स्टूडेंट्स की अब ड्रेस कोड होगी, जिसमें सरकार वित्तीय मदद करने वाली है। और गैरसैंण में इस बार विधानसभा का सत्र नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य को लेकर जब आंदोलन हुआ तो राज्य के साथ साथ गैरसैंण राजधानी की भी मांग उठी। अब गैरसैंण उत्तराखंड की गर्मियों की राजधानी जरूर है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि खुद जनता के चुने हुए नुमाइंदे गैरसैंण जाना तक नहीं चाहते हैं। इसी महीने उत्तराखंड का बजट सेशन होना है, लेकिन वो गैरसैंण में ना हो, इस बात को लेकर कई विधायकों ने स्पीकर रितु खंडूरी को चिट्ठी लिखी, जबकि इससे पहले ही हर बजट सेशन गैरसैंण में ही करवाने का संकल्प भी विधानसभा में ही पास हो चुका है। विधानसभा सचिवालय सूत्रों के मुताबिक कुल 45 विधायक, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी समेत 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनको गैरसैंण जाना पड़े। नतीजा, अब विधानसभा का सेशन देहरादून में ही होगा। चर्चा हुई थी, अगला जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है, उसको गैरसैंण में अभी न करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पे कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। क्योंकि जिन्होंने लिखा ये तो वो जाने, लेकिन अब हम लोग ये भी मानते हैं कि जो माननीय विधायकगण है, सत्र तो आखिर विधायकों का ही होना है। अब सत्र में यदि विधायकगण वहाँ पे विकल्प दे रहे हैं कि यहाँ पे हम करें, तो ठीक है। इस बार यदि निर्णय यहाँ का होगा तो नेक्स्ट टाइम वहाँ करेंगे। गैरसैंण हमेशा ही राज्य का बड़ा मुद्दा और लोगों की भावनाओं से जुड़ा रहा है। यही कारण है कि विजय बहुगुणा सरकार ने यहाँ विधानसभा की नींव रखी तो हरीश रावत सरकार ने तंबू में कैबिनेट मीटिंग और फिर विधानसभा सेशन भी करवाया। बीजेपी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया, लेकिन अब खुद जनप्रतिनिधि माननीयों को ही गैरसैंण से मोह भंग हो चुका है। आज जब पूरे उत्तराखंड के पहाड़ से उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस और भाजपा के विधायकों को देहरादून पहुंचाया, तो आज उन्होंने अपनी आरामगाह, अपने मकान, अपनी संपत्तियां देहरादून में जोड़ दी हैं। तो आज उनको क्या जरूरत है गैरसैंण जाने की? ये तो उनके बहाने होते हैं कि ठंड है, गर्म है। उत्तराखंड के 10 जिले पर्वतीय जिले हैं, जहां सभी जगह ठंड पड़ती है और ठंड पड़ने में पूरे उत्तराखंड की जनता जो रहती है उसके लिए ये ठंड नहीं होती। अन्य चीजें कुल मिलाकर के ये है कि इच्छा नहीं है गैरसैंण को राजधानी बनाने की। गैरसैंण में विधानसभा भवन से लेकर विधायक आवास बनाने में करीब 500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है, लेकिन गैरसैंण की ऊंचाई माननीयों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। कभी ज्यादा ठंड तो कभी सुविधाओं की कमी की आड़ में कोई भी विधायक देहरादून छोड़ पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहता। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चारधाम यात्रा मार्ग पर कई ऐसे स्लाइडिंग जोन हैं जो यात्रा काल के दौरान मुसीबत का सबब बन जाते हैं। खासतौर पर रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगभग 12 जगह ऐसी है जहां पर यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मार्ग बाधित होता है। इन जगहों पर पहाड़ियां बेहद नाजुक है और हल्की बारिश होते ही बोल्डरों के गिरने का खतरा भी बना रहता है। कई बार तो घंटों तक मार्ग बाधित हो जाता है, लेकिन अभी तक इसके ट्रीटमेंट को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। बारिश के बाद पहाड़ी गिरने से लोगों को काफी मुश्किलें आती हैं। बद्रीनाथ मार्ग पर यह मुसीबत हमेशा से बनी रहती है और इसी पर बातचीत करने के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये जो मार्ग है हमेशा से खतरे की जद में रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट की जगह अब तक यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है और एक बार फिर से यात्रा सीजन की शुरुआत हो जाएगी, इस बात की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में क्या कुछ प्रशासन कर रहा है इस रास्ते को लेकर और इन पहाड़ियों को लेकर? जी बिल्कुल बता दें, क्योंकि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग है वो यात्रा की दृष्टि से बेहद अहम है और जो यात्रा काल होता है उसमें
लाखों श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं। लेकिन अगर प्रत्येक पिछले सालों के आंकड़े देखे जाए तो बिल्कुल कई बार कई दिनों तक ये मार्ग बाधित रहता है। और बद्रीनाथ मार्ग पर अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो लगभग आधा दर्जन, और केदारनाथ मार्ग पर बात करें तो लगभग आधा दर्जन ऐसे डेंजर जोन है जहां पर बरसात के दौरान हल्की बारिश के बाद स्लाइडिंग होती है और कई बार यहाँ पे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन फिर अब यात्रा शुरू होगी महिमा से और फिर वही सवाल, फिर से वही समस्या शुरू हो जाएगी कि इन जो स्लाइडिंग जोन है इन पर खतरा शुरू हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक प्रशासन और खासकर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी देने के लिए। और जोशीमठ सलूट पंगोट मोटर मार्ग पर एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी जिसमें सवार 6 लोगों में से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। घायलों को खाई से निकाला गया और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान एक और घायल की मौत हो गई है। सभी लोग जोशीमठ से पंगनो गांव की तरफ जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। और अब खबर हल्द्वानी से लेते हैं जहां पर वन फूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक भगोड़ा घोषित हो गया है। पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत कई दूसरे नामजद आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया। यही नहीं, पुलिस अब्दुल मलिक की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसमें मस्जिद और मदरसा बनाने का आरोप है। साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला कराने का भी बेहद संगीन आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही थी, लेकिन जब वो नहीं मिला है तो अब उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। जो भी हमारे वांछित अपराधी हैं वो चूंकि अभी गिरफ्तार जो नहीं हुए हैं उनके खिलाफ हम 83 की कार्रवाई के लिए इसमें मुख्य जो कि आप जानते हैं जो है मलिक है और अन्य लोग भी हैं। सर 83 की कार्रवाई का मतलब क्या समझते? 83 का मतलब कुर्की होता है, जो उसकी संपत्ति, जो उसकी मूवेबल संपत्ति होती है वो पुलिस जब्त कर लेती है। और हल्द्वानी में मालिक बगीचे के कब्जेदारों को हाईकोर्ट से आज भी कोई राहत, कल भी कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के लिए 6 हफ्तों के बाद तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करे, जिसके बाद याचिकाकर्ता 2 हफ्तों के भीतर शपथ पत्र दाखिल करे। साफिया मलिक और नजाकत खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नगर निगम के 30 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि उनके पास ये जमीन 1937 से है जिसको लीज पर दिया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि जमीन सिर्फ 10 साल के लिए कृषि कार्य के लिए दी गई थी, लेकिन इसे अवैध रूप से बेच दिया गया। कोर्ट ने आज जो है सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और फिर जो पिटिशनर को जो है उसके बाद 2 हफ्ते का समय दिया है रिजाइंडर फाइल करने के लिए, और 6 हफ्ते बाद जो है उसको लिस्ट कर दिया। देखिए, हमारी प्रेयर इसमें यह है कि 30/1/2024 को जो नोटिस दिया था नगर निगम के द्वारा, ये नगर निगम के द्वारा जो नोटिस दिया गया था वो नोटिस अपने आप में इलीगल है। और हल्द्वानी हिंसा की टेंशन अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में टेंशन की सूरत बन रही है। दिल्ली के चारों तरफ उठ खड़े हुए किसान आंदोलन को यहां के किसान भी समर्थन दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने आंदोलन को प्रायोजित करार दे दिया है, जबकि पुलिस और इंटेलिजेंस की नजर इस पर कड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान जुट रहे हैं। अभी इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। जब तक केंद्र सरकार सभी मांगे नहीं मान लेती, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसका असर उत्तराखंड में भी नजर आ सकता है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किसान तराई के 2 जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, जहाँ पहली बार किसान आंदोलन के वक्त भी जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड में किसान यूनियन से जुड़े किसानों का साफ कहना है कि जरूरत पड़ी तो हम भी दिल्ली जाएंगे। समस्या सभी किसानों की एक ही है, और अगर कहीं पे भी कुछ होता है तो हम सब एक साथ हैं। दिल्ली में कुछ जरूरत है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ जरूरत है तो दिल्ली वाले सब यहाँ आएंगे। 13 मांग में से 10 मान ली गई और बातचीत करके हल हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में है। अभी चुनाव है, 2024 आ रहा है,
तो सरकार क्यों अपना नुकसान चाहेगी, तो बीच का रास्ता कोई ना कोई निकाल लिया जाएगा। किसान आंदोलन में अभी ज्यादातर पंजाब के किसान हैं और उधम सिंह नगर जिले में भी बड़ी संख्या सिख किसानों की है। ऐसे में अगर दिल्ली में आंदोलन ने जोर पकड़ा तो टेंशन देवभूमि में भी बढ़ सकती है। हरिद्वार से बीएसपी विधायक शहजाद के मुताबिक परेशान किसान दिल्ली जाएंगे, लेकिन कृषि मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रायोजित आंदोलन में कोई किसान नहीं जाएगा। 100% शामिल होगा, 100% जाएंगे। क्यों आपको लगता है कि ये सब किसान वहाँ पहुँचेंगे? किसान परेशान है, परेशानी है किसान को, समस्या है किसानों की, इसलिए किसान जाएगा। आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर अपनी विफलता को छिपाने के लिए, अगर आपने दृश्य देखा होगा टीवी पे चैनलों पर, उसमें कितने किसान दिखाई दे रहे थे। ये आम आदमी द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है। दिल्ली में किसान आंदोलन पार्ट 2 दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है और वहीं सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर भी चल रहा है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले आगे बढ़ता आंदोलन अगर जल्द शांत नहीं हुआ तो तराई के जिलों में सियासी तौर पर खासा उलटफेर भी हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में फटी जींस पर अपने एक पुराने और चर्चित बयान का हवाला दिया और कहा कि तब उनके बयान को आधा अधूरा प्रस्तुत किया गया था। दरअसल मुख्यमंत्री रहने के दौरान तीरथ सिंह रावत ने फटी जींस को लेकर एक बयान दिया था जो काफी चर्चा में था। मैंने कहा मैं भी भुगतू होगी फटी जींस। हम जब स्कूल में जाते थे तो फट गई तो किसी भाई को दर्जी को बोलते थे टल्ला लगा दो, तो जाऊंगा, डर होता था, शासन। और वही जींस फौजी जैसी जींस होती, उस समय तो बहुत अच्छी जींस होती थी। लेकिन आज क्या है, बड़ा बाप का बेटा कैसे कहलाऊंगा यदि फटी जींस नहीं पहनूंगा? क्यों ऐसा ही है? नहीं है क्यों? अब फिल्म इंडस्ट्री वाली आई है ना, बम्बई वाली, लेकिन तो बम्बई वाली लगती यानी, तो उनके मैंने कहा ये जो हो गया ना कल्चर। और आप देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। चमोली में कर्णप्रयाग ब्लॉक के परतोली गांव में लोगों ने सड़क निर्माण की मांग फिर उठाई है। लोगों का कहना है कि रोड नहीं होने से भारी दिक्कत हो रही है। टेरी में कोटेश्वर झील प्रभावित पयाल गांव के ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पुनर्वास निदेशक से मुलाकात की है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। बागेश्वर में कई जगह प्लास्टिक चावल को लेकर अफवाह फैली, जिस पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसका खंडन किया। राज्य में वन रावतों के मामले पर हाईकोर्ट ने समाज कल्याण निदेशक को तलब किया। कोर्ट ने निदेशक समाज कल्याण को 19 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा। रुद्रप्रयाग में पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से एक बाइक रैली निकाली, जिसमें आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की गई। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रंग महोत्सव के 25वें साल में देश के 15 शहरों में आयोजन कर रहा है। रामनगर में भी 15 से 20 फरवरी तक नाटकों का आयोजन किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में मतदाता जागरूकता अभियान के चलते छात्रों को शपथ दिलाई गई, जिसमें छात्र अपने क्षेत्र में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। कोटद्वार में कड़वाश्रम के विकास के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। बागेश्वर के कांडा डिग्री कॉलेज में इन दिनों एनएसएस कैंप चल रहा है। इस 7 दिवसीय कैंप में स्टूडेंट्स के कई प्रकार के बौद्धिक प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।